अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड की हमने स्टार्ट की हुई है जो कि 2025 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शाया की है। चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये मेरे पास चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स, ये मेरे पास न्यू बुक है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शाया की है। ये आपने अब से स्टार्ट करनी है पढ़नी 2025 के अंदर। जिन जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया होगा क्लास 9 के अंदर वो यही किताब पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स से। तो हम बाकायदा इसे हम रीड करेंगे, इसको हम समझेंगे, फिर हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन कैसे बनकर आ सकते हैं और क्वेश्चन कैसे बन के आना है तो उनका जवाब आपने कितना कितना लिखना है वो भी हम बाकायदा इसके अंदर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे जो चीज़ें हमारे पास अहम है उसे हम हाईलाइट कर देंगे और फिर हम देखेंगे ये सवाल किस तरह बनकर आते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट में मोशन किस वजह से होती है एंड द फोर्स दैट इट चेंज, और क्यों होती है। यानी कि मैकेनिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है और उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है वो हम तमाम चीजें इसके अंदर पढ़ते हैं। कहता है जनरली मैकेनिक्स इज डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस। कहता है दर हकीकत मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस है, एक है काइनेमेटिक्स, एक है डायनामिक्स। काइनेमिक्स का क्या मतलब है? काइनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरिंग टू फोर्स। काइनेमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं मोशन के बारे में, लेकिन वो क्यों मोशन कर रही है, उसके ऊपर फोर्स क्यों लग रही है, उसके बारे में हम बात नहीं करते। तो आपकी डायनामिक्स क्या है? डील्स विद फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डायनामिक्स के अंदर हम बात करते हैं कि उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उससे असरात क्या होते हैं। जब हम फोर्स लगाते हैं क्या वो हरकत करती है या नहीं करती, अगर करती है तो किस तरफ करती है, इन तमाम चीज़ों के मतलब हम डायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने मैकेनिक्स की डेफिनेशन की, वो आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है और आपने यहाँ तक इसको मुकम्मल कर देनी है। ये आएगी डिफाइन मैकेनिक्स, फिर आएगा हाउ मेनी टाइप ऑफ मैकेनिक्स, फिर आपने बताना है देयर आर टू टाइप ऑफ मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक आपने इसको मुकम्मल कर देनी है। फिर बेटा आपने डायनामिक्स की डेफिनेशन करनी है, वो यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक इसको आपने ख़त्म कर देना है। उसके बाद ये जो चीज़ें दी हुई है इसको हमने रीड नहीं करना, इसके अंदर कोई भी अहम चीज़ नहीं है। तो इनके हमने बाकायदा नोट्स भी बनाए हैं जहाँ पे बाकायदा सवाल और उसके नीचे जवाब लिखा हुआ है। तो ये है मेरे पास चैप्टर नंबर 2 काइनेमिक्स। सबसे पहले हमने डिफाइन मैकेनिक्स की, तो ये मेरे पास मैकेनिक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ गई है। फिर हमने बोला हाउ मेनी टाइप ऑफ मैकेनिक्स, तो लिखा मैकेनिक्स इज डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस, काइनेमिक्स एंड डायनामिक्स। फिर आ जाएगा डिफाइन काइनेमिक्स, तो यहाँ पे काइनेमिक्स की डेफिनेशन आ गई। फिर डिफाइन डायनामिक्स, तो यहाँ पे डायनामिक्स की डेफिनेशन आ गई। अब हमने जो जो रीड किया उसकी हमने बाकायदा सवाल बुक के ऊपर भी निशान लगा दिए और लहदा से हमने नोट्स भी बना के रखे हुए हैं। अगर आपने बुक से निशान लगाने हैं तो आप सिंपल बुक से मार्क कर लें, या फिर आपको एक नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, आप लोगों ने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करना है तो आपको इनके जो नोट्स है वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने जस्ट व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज करना है, इसके ऊपर कोई कॉल या सिंपल सिम के ऊपर कोई कॉल ना आपकी अटेंड होगी ना आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। तो आपने इसके ऊपर आपने बुरा नहीं मनाना, जस्ट आपने जो नंबर आपको सामने आ रहा है स्क्रीन के ऊपर आपने इसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। सिर्फ आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है तो आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। कॉल सिंपल सिम पे या फिर व्हाट्सएप पे बिल्कुल उठाई नहीं जाएगी, तो आपने इसका माइंड नहीं करना। नेक्स्ट मेरे पास आ गया स्केलर एंड वेक्टर। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन करेंगे सबसे पहले स्केलर की। अ स्केलर इज द फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर एक फिजिकल क्वांटिटी है which can be described completely by its magnitude only, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करेगी। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। एग्जाम्पल है when we ask a shopkeeper to give us 5 किलोग्राम ऑफ शुगर। जब हम एक दुकानदार को कहते हैं कि हमें 5 किलो चीनी चाहिए, he can fully understand, तो वो जल्दी से समझ आता है कि हाउ मच क्वांटिटी वी वांट, के हमको कितनी क्वांटिटी चाहिए चीनी की। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ अ शुगर, मास इज द स्केलर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड बता रही है हमें, जैसे कि ये 5 है, ये मैग्नीट्यूड हमें बता रही है शुगर चीनी की, और मास एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ तक आपने सिर्फ करना है, आगे भी आप कर सकते हैं। सम एग्जांपल जिसके अंदर आ जाएगा डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर, यानी कि जितनी भी चीजें जो मेजर की जा सकती है वो सारी स्केलर के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा वेक्टर। तो a vector is that physical quantity which needs magnitude as well as direction to describe its completely।
और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी बकायदा बताना पड़ता है। एग्जाम्पल है, द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, etc। यानी जितनी भी चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेट हो गई, ये तमाम जो उनसे ये वेक्टर क्वांटिटी है। साथ में कहता है द वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग 90 किलोमीटर पर आवर्स, कि एक जो कार है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, 25 मीटर पर सेकंड टुवर्ड नॉर्थ, और वो 25 मीटर पर सेकंड के अंदर नॉर्थ की तरफ वो सफर कर रही है, कैन बी रिप्रेजेंट बाय वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड 25 मीटर पर सेकंड एंड डायरेक्शन नॉर्थ टुवर्ड। अब देखिए यहाँ पे हमें बकायदा बताया जा रहा है कि एक गाड़ी है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ जा रही है, और कहाँ जा रही है, नॉर्थ की तरफ। यानी कि हमें बताया जा रहा है मैग्नीट्यूड कितनी है 90 किलोमीटर, और डायरेक्शन कितनी कौन सी है, नॉर्थ। तो हमें दोनों चीजें बताई जा रही है, तो ये मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। अब देखिए हमने क्या रीड किया, स्केलर एंड वेक्टर। तो अभी हम इसके सवाल बकायदा नोट्स की शक्ल में भी देख लेते हैं। तो ये मेरे पास आ गया सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर्स। क्या आपने स्केलर और वेक्टर को डिस्क्राइब करना है। अ स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। तो जो हमने बुक पे डेफिनेशन की वही हमारे पास डेफिनेशन यहाँ पे आ गई, और एग्जाम्पल भी मेरे पास वही आ गई है। नेक्स्ट मेरे पास वेक्टर की डेफिनेशन आ गई, और साथ में नीचे इसके वेक्टर की एग्जाम्पल भी आ गई है। देखिए सेम सेम काम चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम आगे मूव करें तो यहाँ पे मेरे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, के वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो देखिए एक इतना बड़ा पैराग्राफ है। सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपने किस तरह करनी है। कहता है इन द टेक्स्ट बुक, इस टेक्स्ट बुक के अंदर हमने क्या करना है, सिंबल यूज फॉर अ वेक्टर इज बोल्ड फेस लेटर सच एज ए वी एफ एंड etc, कि जितने भी सिंबल्स है वेक्टर के उससे हम बोल्ड फेस के साथ, यानी कि ए को हमने, ये सिंपल ए है तो इसको ऊपर हमने मार्क किया, मोटा मोटा करके लिख दिया, तो हमें ये आइडिया हो जाएगा ये जो ए है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह वी को, इसी तरह एफ को, यानी कि जितने भी बोल्ड लेटर हो गए वो हमें वेक्टर को शो करवाएंगे। सिंस वी कैन नॉट राइट इन बोल्ड फेस स्क्रिप्ट ऑन पेपर, कहता है ये जो बोल्ड लेटर है इसे हम कॉपी के पेज के ऊपर नहीं लिख सकते, यानी कि जो नहीं हम कॉपी के ऊपर से बोल्ड करेंगे तो नीचे से वो कॉपी का जो पेज है वो खराब हो जाएगा। सो अ वेक्टर इज रिटन एज अ लेटर विद अ स्मॉल एरो ओवर इट। तो कहता है क्या होता है, हम कॉपी के ऊपर एक लेटर लिख के उसके ऊपर एरो का साइन दे देते हैं। जैसे कि देखो ए लिखा हुआ है, वी है, एफ है और डी है, इसके ऊपर एरो आ गया तो मीन्स के जो ए है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एफ भी और डी भी, तो ये मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है। फिर कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज गिवन बाय इटैलिक लेटर विदाउट एरो हेड, और जो मैग्नीट्यूड होता है उससे हम इटैलिक लेटर के अंदर लिखते हैं एरो हेड के बगैर। आगे वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन। कहता है अगर हम वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी विद एन एरो हेड एट वन हेड, जिसके एक तरफ एक एरो हेड होगा। The length of line represented by magnitude of vector quantity according to a suitable scale while the direction of a arrow indicate the direction of the vector। कहता है वो जो लाइन होगी, जैसे कि ये एक लाइन है, ये इसकी बकायदा कोई ना कोई रीडिंग होगी कि ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर है, तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर इसके आगे एरो लगा दिया जाए तो ये शो करेगा डायरेक्शन को, तो मीन्स कि ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ग्राफ के जरिए हम वेक्टर क्वांटिटी को कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमने रीड कर लिया वह है आधा पैरा। अब आधे पैराग्राफ के अंदर सवाल जो जो बनते हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। तो देखिए जो पहला सवाल बनेगा वो होगा हाउ टू सिंबल यूज फॉर अ वेक्टर। वेक्टर के अंदर सिंबल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे निशान लगा हुआ है सिंबल से, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और ये जो डी लिखा हुआ है जिसके ऊपर एरो है यहाँ तक आपने इसे खत्म कर देना है। फिर सवाल बनेगा राइट ग्राफिकली मेथड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ का मेथड जो सा उसे बताए। तो अब वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट से स्टार्ट होगा और यहाँ पे इसका जो आंसर है वो मुकम्मल हो जाएगा। देखिए इतने से पैराग्राफ के अंदर आपके दो सवाल किस तरह बन के आते हैं वो हमने आपको बता दिया है। जो हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आर रिक्वायर्ड, कि अगर आपने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो आपको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आपको चाहिए। तो मैं ये स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यहाँ पे जो सवाल बन रहा है वो है हाउ टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, कि आप डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जवाब जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। कहता है वी कैन ड्रॉ वन लाइन टू रिप्रेजेंट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड द अदर लाइन टू रिप्रेजेंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन
एज शो इन फिगर। ये जो आपको फिगर नजर आ रहा है, कहता है एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी जिसके एक तरफ ईस्ट आ गया, एक तरफ वेस्ट आ गया। फिर एक लाइन हमने ऊपर नीचे ड्रॉ कर दी जिसमें एक तरफ नॉर्थ आ गया, दूसरी तरफ साउथ आ गया। कहता है द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर कैन बी गिवन विद रिस्पेक्ट टू दीज लाइन। कहता है जो वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे वो इन्हीं दो लाइनों के, दोनों लाइनों के दरमियान से या इसको मद्देनजर रख के हम ड्रॉ करेंगे। कहता है मोस्टली वो यूज एनी टू लाइंस, कहता है ज्यादातर हम दो लाइनों को इस्तेमाल करते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स प्राइम इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है, ये जो लाइन डब्ल्यू और यानी वेस्ट और ईस्ट वाली, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। और ये जो ऊपर नॉर्थ और साउथ वाली लाइन है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। द पॉइंट वेयर दीज एक्सिस मीट इज नोन एज ओरिजिन। और जहां पे ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, ये जो ओ वाला पॉइंट है इसे हम कहते हैं ओरिजिन। द ओरिजिन इज यूजुअली डिनोटेड बाय ओ। ये ओरिजिन को हम ज्यादातर ओ को हम शो करते हैं, ओ से शो करते हैं। दीज एक्सिस आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल एक्सिस। यहाँ तक आपने इसको मुकम्मल करना है। ये मेरे पास इसका भी आंसर आ गया। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के जो नोट्स हमने बनाए हैं उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास सवाल हो गया स्टार्ट हाउ टू सिंबल यूज फॉर अ वेक्टर। तो ये इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जवाब आ गया। नेक्स्ट आ गया राइट ग्राफिकली मेथड टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसका जो आंसर है वो हम यहाँ तक इसको मुकम्मल कर देंगे। फिर मेरे पास आ गया हाउ टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन के, डायरेक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका जो आंसर है वो आपके पास यहाँ तक आ जाता है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल एक आ गया है 2.1। पहले हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। कहता है ड्रॉ द वेलोसिटी v। आपने v वेलोसिटी ड्रॉ करनी है, अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। जबकि वो जो वेलोसिटी क्या होगी 300 मीटर पर सेकंड होगी और उसके साथ एक एंगल होगा 60 डिग्री का टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ, जो कि ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान होगा। सोल्यूशन आपने बताना है ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं, डायग्राम देखते थे। यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा कि हम दो लाइनें ड्रॉ करने लगे हैं, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन। ठीक है, एक तरफ हमने लिख दिया वेस्ट, एक तरफ हमने लिख दिया ईस्ट, एक तरफ हमने नॉर्थ तो दूसरी तरफ हमने साउथ लिख दिया। अब सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। कहते हैं फिर हमने एक स्केल हमने सिलेक्ट किया। इफ 100 मीटर पर सेकंड इज इक्वल 1 सेंटीमीटर, कि अगर 100 मीटर पर सेकंड है तो उसे हमने 1 सेंटीमीटर कह दिया। 300 है तो उसे हमने 3 सेंटीमीटर कह दिया। कहता है ड्रॉ 3 सेंटीमीटर लाइन OP एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब सबसे पहले हमने 60 डिग्री हमने एंगल बनाना है, किसके ऊपर, ओरिजिन के ऊपर। तो ये देखिए 60 डिग्री एंगल रखा है। अब हमने एंगल किस जगह पे रखना था, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ। ये देखिए इसके दरमियान दरमियान एंगल रखना है हमने, इस तरफ ड्रॉ नहीं करना, हमने इस तरफ ड्रॉ करना था। तो हमने 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर दिया। फिर हमने क्या किया 3 सेंटीमीटर वहाँ पे मेजर किया, यानी कि आपने अपना प्रकार लेके यहाँ पे रख के यहाँ पे देखना तो वो 3 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आपने डॉट लगा दिया। मेक एन एरो हेड एट एन लाइन एंड ऑफ लाइन OP द OP शो इज वेलोसिटी v। फिर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी उस 3 सेंटीमीटर तक और उसको आपने OP का नाम दे दिया। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल 2.2 है। कहता है ड्रॉ अ फोर्स वेक्टर F। अब आपने एक वेक्टर F ड्रॉ करना है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी 350 न्यूटन एंड एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का विद एक्स एक्सिस के ऊपर। सोल्यूशन आएगा ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टू रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब आपने दोबारा एक लाइन ऊपर नीचे ड्रॉ कर दी, लेकिन यहाँ पे हमने नॉर्थ और साउथ का नाम लिखने के बजाय यहाँ पे हमने एक्स और यहाँ पे एक्स प्राइम कह दिया, ऊपर वाई और नीचे हमने वाई प्राइम का नाम दे देना है। कहता है इफ आ स्केल 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर। अब आपने सूटेबल स्केल सेट कर लेना है। 100 न्यूटन था तो उसे आपने 1 सेंटीमीटर कह दिया। 350 न्यूटन था तो आपने 3.5 सेंटीमीटर कह दिया। अब आपने क्या करना है ड्रॉ 3.5 सेंटीमीटर लाइन OP एट एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। आपने सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। फिर आपने प्रकार लेके 3.5 सेंटीमीटर से ओपन करना है और ये O वाले ओरिजिन के ऊपर एक सर्कल एक पॉइंट रखना है और दूसरा पॉइंट है कि आपने निशान लगाना है तो आपका कुछ यहाँ पे आएगा, वहाँ पे आपने डॉट लगा देना है और आपने लाइन सेलेक्ट कर देनी है और उसको नाम दे देना है OP का। तो ये मेरे पास एक लाइन बन जाएगी वेक्टर F के नाम से। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन चीज़ों की समझ आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अगर आपको समझ नहीं आई तो आपने कमेंट सेक्शन के ऊपर आप एक कमेंट करना है, हम आपको दोबारा से ये लेक्चर अपलोड करके समझा देंगे। तो नेक्स्ट मेरे पास आया रिजल्टेंट वेक्टर। जवाब है वी कैन ऐड 2 or more वेक्टर्स टू गेट अ सिंगल वेक्टर।
अगर हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करेंगे तो मेरे पास एक सिंगल वेक्टर रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर, जिससे हम रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं। उसमें क्या होगा, इट हैज द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड। उसमें सेम इफेक्ट शो करवाएगा जो जब दो वेक्टर को हम कंबाइन करेंगे। वी हैव टू डिटरमाइन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, और उसमें मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, दोनों की सेम होगी। तो यह तक आपने इसका आंसर लिख देना है। अब इसका सवाल क्या बनेगा, नोट्स में हम देख लेते हैं किसका सवाल और जवाब। तो सवाल है डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर। तो सिंपल इसका जवाब यहाँ पे वी कैन ऐड से लेकर रिजल्टेंट वेक्टर, जहाँ पे हमने किताब पे निशान लगाया है वही हमने आंसर यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि कोई भी चेंजिंग ना हो, ताकि आप डबल माइंडेड ना हो और आपको याद करने में मसला पेश ना आए। नेक्स्ट है मेरे पास एडिशंस ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। वेक्टर्स को ऐड करना है किस मेथड के साथ, ग्राफिकली मेथड के साथ। यहाँ पे कहता है लेट अस ऐड टू वेक्टर v1 एंड v2 हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 300 न्यूटन एंड 400 न्यूटन एक्टिंग एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। कहता है आपने एक्स एक्सिस के ऊपर दो एंगल बनाने हैं, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री, और एक आपने 300 न्यूटन वाली लाइन लगानी है और एक आपने 400 न्यूटन वाली लाइन लगानी है, और एक को v1 का नाम दे देना है, एक को v2 का नाम दे देना है। अभी हमने दो एग्जांपल की, आपको आइडिया हो चुका होगा कि हमने डायग्राम कैसे बनाई है। बाय सिलेक्टिंग अ सुटेबल स्केल 100 न्यूटन इज इक्वल है 1 सेंटीमीटर। फिर हमने स्केल को सिलेक्ट कर लिया 100 न्यूटन, यानी कि वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर। तो देखिए v1 के ऊपर हमने जो लाइन यानी कि जो मैग्नीट्यूड थी वो कितनी थी, 300 न्यूटन की, और वहाँ पे एंगल बना था 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, तो इसे हमने 30 डिग्री का एंगल भी बना हुआ है, तो इसको हमने v1 का नाम दिया, और जो लाइन है वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। और जो दूसरा एंगल बना था वो 60 डिग्री का होना था, उसको हम नाम दे देते हैं v2 का, और वहाँ पे जो लाइन लगनी थी वो थी 4 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास एक डायग्राम भी आ गई और साथ में उसका आंसर भी आ गया। अब ये सवाल कैसे बनता है नोट्स के ऊपर, बारी बारी हम उसे भी देखते हैं। तो सवाल बनेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकली मेथड। तो यहाँ पे इसका आंसर सेम वही बुक वाला यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास हेड टू टे रूल। हेड टू टे रूल क्या है जी, टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स। अगर आपने एक नंबर को वेक्टर के जरिए ऐड करना है, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस सच दैट द हेड ऑफ वन लाइंस कोइंसाइड विद द टेल ऑफ अदर लाइंस। कहता अगर आपने एक नंबर को ऐड करना है बाय हेड टू टे रूल, तो आपने क्या करना है, आपने एक लाइन लगानी है, उसके एरो के ऊपर दूसरे लाइन की टेल आनी चाहिए। यानी कि ये एक आपने एरो ड्रॉ कर दिया, अब इसके हेड के ऊपर देखिए, इसे कहते हैं हेड और इसे कहते हैं टेल। यानी कि उसके हेड के ऊपर क्या आनी चाहिए, दूसरे वेक्टर की टेल, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये पहले वेक्टर की हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल आ रही है। मैं साइड के ऊपर थोड़ा सा आपको बना कर दिखा देता हूँ, कुछ ये और साथ में ये। द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल टू द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। अब आपने रिजल्टेंट वेक्टर को आपने शो करना है, वो किस तरह होगा कि पहले वेक्टर की टेल के ऊपर आखिरी वेक्टर की टेल, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर की टेल, और आखिरी वेक्टर के हेड के ऊपर रिजल्टेंट वेक्टर का हेड होना चाहिए। तो कुछ ये इस तरह आ गया। तो ये मेरे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। इन पैराग्राफ को मैं दोबारा एक डायग्राम के साथ आपको समझा देता हूँ कि इस पैराग्राफ के अंदर कह क्या रहा है। कहता है आपने जब दो वेक्टर को ऐड करना है बाय हेड टू टेल रूल, तो आपने क्या करना है, जो पहला वेक्टर आपके पास होगा कुछ ये वाला, आपने दूसरा वेक्टर जो रखना है वो आपने इसके हेड के ऊपर रखना है, तो वो ये आ गया। फिर आपने जो रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, यानी कि इन दोनों को जो ऐड करना है, वो आपने पहले वेक्टर की टेल के ऊपर रिजल्टेंट वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर की हेड के ऊपर रिजल्टेंट वेक्टर का हेड रख देना है। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो वेक्टर था ये फर्ज करे 2 सेंटीमीटर का था, और ये जो वेक्टर था ये था 3 सेंटीमीटर का। तो दोनों को ऐड करके यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गया हेड टू टेल रूल। अब नोट्स के ऊपर देखते हैं कि हेड टू टेल रूल का सवाल कैसे बना है। तो यहाँ पे है डिफाइन हेड टू टेल रूल। तो सिंपल यहाँ से लेकर यह तक आपने इसका आंसर बना देना है, और साथ में आपने कोई भी एक डायग्राम आप अपनी मर्जी से यहाँ पे बना के उनको दिखा सकते हैं। तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। इसे वेक्टर ए का नाम दे दे, इसे वेक्टर बी का, और इसे रिजल्टेंट वेक्टर क्या है कि ए प्लस आप बी कर सकते हैं। तो सिंपल आपका ये आंसर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास है टॉपिक 1.2.2 है रेस्ट एंड मोशन, यानी कि आपने रेस्ट और मोशन के बारे में रीड करना है। तो यहाँ पे कहता है इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज सेड टू बी एट रेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट
बिल्कुल रेस्ट के ऊपर है, वो मूव नहीं कर रहा, किस वजह से, अपने इर्द गिर्द माहौल की वजह से, तो वो क्या होगा, वो रेस्ट कहलाएगा। जैसे कि एक बच्चा देखिए बाइक के ऊपर बैठा हुआ है, ना तो जमीन मूव कर रही है और ना ही बच्चा मूव कर रहा है, तो मीन्स के जो बच्चा इस वक्त इसमें है, रेस्ट की हालत में है। एग्जाम्पल क्या देता है, सपोज अ मोटरसाइकिल इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। कहता फर्ज करे एक मोटरसाइकिलिस्ट रोड के ऊपर खड़ा है, एंड ऑब्जर्वर सी दैट ही इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। वो एक ऑब्जर्वर वो दूर से इसे देख रहा है कि वो जो मोटरसाइकिल वाला आदमी है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो उस आदमी के लिहाज से वो जो बच्चा है, वो जो बाइक के ऊपर खड़ा है, वो क्या होगा, वो रेस्ट की हालत में होगा। नेक्स्ट मेरे पास एक सवाल बना है, व्हाट डज मोशन मीन, मोशन का क्या मतलब है। कहता है व्हाइल द मोटरसाइकिलिस्ट इज ड्राइविंग द ऑब्जर्वर विल नोटिस दैट ही इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन द ऑब्जर्वर विल से दैट मोटरसाइकिलिस्ट इज इन मोशन। कहता है अगर एक बच्चा मोटरसाइकिल के ऊपर ड्राइव कर रहा है और एक ऑब्जर्वर उसे देख रहा है, वो बच्चा कभी लेफ्ट जा रहा है कभी राइट जा रहा है, तो उस ऑब्जर्वर के लिहाज से वो जो बच्चा है वो किस में है, मोशन की हालत में है। तो उसका जवाब आप ये भी लिख सकते हैं, इफ अ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, आप ऊपर भी एग्जांपल लिख सकते हैं या एग्जांपल ये भी देख सकते हैं, अ पर्सन स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट of a moving train is at rest with respect to other passenger in the compartment, but he is in motion with respect to an observer standing on the platform of a railway station। ये बार भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं। अब आप नोट्स के ऊपर देखते हैं कि ये सवाल किस तरह बन के आ सकता है। अगर नोट्स पे देखें तो यहाँ पे आएगा डिफाइन रेस्ट एंड मोशन विद एग्जांपल, तो यहाँ पे रेस्ट की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल, ये मेरे पास मोशन और साथ में नीचे मोशन की डेफिनेशन आ जाती है। तो सिंपल आपके पास नोट्स भी है, आप इजीली तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास जो नेक्स्ट है टाइप ऑफ मोशन, टॉपिक 2.3 है, टाइप ऑफ मोशन। सवाल बन कर सकता है हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन एक्सप्लेन। तो आपने बताना है देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन, के 3 तरह की मोशन है, एक है ट्रांसलेटरी मोशन, एक रोटेटरी मोशन और नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन। तो सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन को अगर हम देखते हैं, इफ द मोशन ऑफ बॉडी इज सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव विद यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन इट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। कहता है एक ऐसी बॉडी जिसमें तमाम अजसाम एक ही तरफ मूव कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। एग्जाम्पल कहता है द मोशन ऑफ अ ट्रेन और कार इज ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कि ये ट्रेन है, ये बिल्कुल सीधी मूव कर रही है, इसके अंदर जितने भी इंसान है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, सारे सीधे मूव कर रहे हैं, तो मीन्स के ये ट्रांसलेटरी मोशन में है। नेक्स्ट ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर 3 टाइप है, वो है लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन। ये आपने याद रखना है कि ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर 3 टाइप है। लीनियर मोशन में क्या है, इफ द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा मूव करता है तो उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। जैसे कि अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। फिर रैंडम मोशन, इफ द बॉडी मूव अलोंग एन इरेगुलर पाथ, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो एक ही तरफ हरकत नहीं करता, कभी लेफ्ट चला जाता है, कभी राइट, कभी अप, कभी डाउन, उसे हम कहते हैं रैंडम मोशन। और यहाँ पे डेफिनेट एग्जांपल दी हुई है द मोशन ऑफ बीज, जैसे कि मक्खियों की जो मोशन है वो एक तरफ नहीं होती, कभी लेफ्ट राइट वो घूमती रहती है। फिर है सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ बॉडी अलोंग इन अ सर्कुलर पाथ। एक ऑब्जेक्ट जो सर्कल पाथ में मूव करता है उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। और इसकी एग्जांपल है कि अ फेरिस व्हील इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ सर्कुलर मोशन। जैसे कि ये झूला है, ये बिल्कुल गोल घूमता है, तो इसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो मोशन की टाइप है सेकंड, वो है रोटेटरी मोशन। कहता है इफ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट द मोशन ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अगर ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के गिर्द घूमता है तो उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। एग्जांपल दी हुई है द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। जैसे कि ये एक पंखा है, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट, ये जो पॉइंट है एक्सिस, इसके गिर्द घूमता है, इसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। फिर आएगा वाइब्रेटरी मोशन, व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पोजीशन द मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। एक ऑब्जेक्ट जो कि एक ही पॉइंट के गिर्द आगे और पीछे मूव करता है, इसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। एग्जाम्पल है द मोशन ऑफ अ स्विंग इन अ चिल्ड्रन पार्क इज वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कि ये बच्चा मूव कर रहा है, ये क्या करेगा, सिर्फ आगे जाएगा और पीछे जाएगा, और ऊपर 2 पॉइंट के ऊपर ये फिक्स है, इसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब ये सवाल नोट्स की सूरत में कैसा है उसे हम देखते हैं। तो नोट्स में यहाँ पे देखिए हो मेनी टाइप ऑफ मोशन, तो सबसे पहले आपने 3 टाइप ऑफ मोशन की लिख देनी है।
फिर आपने पहले टाइप का करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल लिखनी है। फिर आपने बताना है कि इसकी फर्दर 3 टाइप है, तो हर एक डेफिनेशन लिखनी है, साथ में एग्जाम्पल, डेफिनेशन और फिर एग्जाम्पल, फिर डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल। फिर सेकंड टाइप आ जाएगी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, फिर थर्ड टाइप आएगी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो मुकम्मल हो जाएगा। जो टॉपिक है 2.4 डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी दे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के इजाजत, अल्लाह हाफिज।